सर अभी ना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी बच्चे अगर ज्वाइन करेंगे कर लेंगे, मैंने डाल दिया है, दोनों को बोल भी दिया है। ठीक है, तो बच्चों देखो मिसबा सिखा आदित्य, है ना, अभी और लोग आएंगे तब आ जाएंगे। अभी आपको एक बार मैं दिखाता हूँ ये कोर्स प्लानर जो हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है टाइम के हिसाब से, है ना। तो 12th का नीट का किधर गया, 12th नीट हटा दिया गया किसी ने उसे। ये ठीक है। तो हमारे पास जो 12th के चैप्टर्स हैं बच्चों, उनको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। तो कितना टाइम हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेंड करेंगे, तो यहाँ से आपको ये जो पूरा डिवीजन है, ये जितने भी हमारे नीट के चैप्टर हैं, ये अराउंड 12 चैप्टर्स हम करने वाले हैं, 11, राइट। तो इनका देखो अक्टूबर नवंबर तक हम इसको फिनिश कर लेंगे सारे सिलेबस को, ठीक है। जितना हमारा नीट का सिलेबस है, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको ओमिट कर देंगे, और बाकी जो हाई प्रायोरिटी है उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जो लो प्रायोरिटी है उसको कम टाइम लगाएंगे। ये सब सिलेबस जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। नवंबर के आसपास हम ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद का जो टाइम होगा वी विल इन्वेस्ट दैट इन रिवाइजिंग 11th का चैप्टर्स और सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द क्लास, ताकि आप लोगों को जो पेपर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि क्लास में करा दिए गए थे, उन्हीं से क्वेश्चन आए, है ना। तो मैं भी चाहूँगा कि अगर आप पेपर दे के बोलो कि सर मोस्टली जो पेपर था वो आपने जो पढ़ाया उसमें से ही आया, है ना। तो दैट विल बी द बेस्ट केस दैट वी कैन अचीव। और उसके लिए यहाँ से आपको टॉपिक का ब्रेक डाउन जो है चैप्टर का वो मैं दे दूंगा। जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनको मैं हाईलाइट करके आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये जो हाई प्रायोरिटी का मतलब है, जो पहले पेपर आए नीट के उनके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक बहुत अत्यधिक यानी मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं, उनमें ज़्यादा टाइम हमने लगाना है, उन्हीं की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। बट फॉलोइंग द ट्रेंड्स, जो हमने ट्रेंड देखा है पिछला, तो कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उन टॉपिक्स पे हमें टाइमली, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टाइमली उनको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, ज़्यादा अच्छे से उन पर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब वो क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अभी जैसे 12th का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होंगे, जिस टॉपिक का ज़्यादा प्रायोरिटी उसके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे तो अब अगले हफ्ते तो फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उससे अगले दूसरा हो जाएगा। तो हमें ना बैकलॉग अपना नहीं करना है, जो क्वेश्चन आज दिए उनको आज ही निपटा लो, कल टाइम मिले क्लास में निपटा लो, स्कूल में कर सकते हो तो स्कूल में कर लो, तो ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन है हमारा। इसके अकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं 12, जिसमें से एक डिलीट हो गया है, वेंटीग्राफ जनरेटर नहीं आता है कहीं भी। जो हाई प्रायोरिटी है वो 4 टॉपिक है, जैसे कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और गॉस लॉ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भी, क्लास में भी टाइम उनके लिए एक्स्ट्रा एलोकेट किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम ज़्यादा ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो ये हमारा प्लान है जो हम फॉलो करेंगे अब 12th के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या क्या शेयर हो जाएगा, जैसे क्लास में क्लास नोट्स आपको शेयर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे, जिन चैप्टर्स को भी रिवाइज उनके शॉर्ट नोट्स आपको मिले थे। सिमिलरली 12th का भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स और ये सब शेयर करता रहूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स अब स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड गॉस लॉ जो है, इसका ये नोट्स जैसे आपको दिख रहा है, ये ऐसे आपको 1-1.5 पन्ने के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे हर एक क्लास में, ठीक है। हर एक चैप्टर के, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड गॉस लॉ है, इससे अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई ऑडिबल बच्चे? हेलो, यस सर। है ना। यस सर, यू आर ऑडिबल। शिखा ईयरफोन का इशू होगा, बच्चे करो सेट उसको, ठीक है। तो ऐसे हम आपको ना ये टॉपिक्स में शेयर कर दूंगा। तो कुल मिला के देखो मैंने ये प्रिंट कर रखा है, जो सेम है ना, इसी चीज़ को मैंने प्रिंट किया। तो ये सेम टॉपिक अगर आप भी ऐसे प्रिंट करके रख लो, हाईलाइट कर लो, तो बेस्ट है।
जैसे आप प्रिंट कर लो, अगर आपको सारा एक ही बार प्रिंट कराना है तो मेरे से एक बार ले लेना पूरा 12th का, उसको प्रिंट करा लेना, फिर जैसे जैसे क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। तो ये है आपका। अब देखो ये टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर हम 1 महीने में पढ़ेंगे लगभग 4 हफ्तों में, वो इसके 6 पन्नों में सिमट जाएगा। ओनली 6 पेजेस जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आप इनको ऑलवेज हाईलाइट करते रहो। हाईलाइट कैसे करना है, मेथोडोलॉजी आई विल डिस्कस इट विद यू, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेंगे कैसे इसको, हाउ टू यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लास नोट्स तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। इनमें हाईलाइट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट रखो अपनी, एक है ना सेपरेट फिजिक्स की नोटबुक बना लो, उसमें जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कि राइट इट डाउन, तो उसको लिख लो। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा, जस्ट वी हैव टू राइट वेरी फ्यू थिंग्स। तो लास्ट तक जब आपके 10-12 चैप्टर कंप्लीट होंगे तब तक आपका मुश्किल से 100-150 पन्ने भरेंगे, ठीक है, 100 के आसपास, 150 के आसपास। इसके अलावा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ड्यूरिंग द क्लास कि मैंने कुछ बोला एंड दैट शुड बी नोटेड डाउन, तो नोट डाउन कर लेना। बट मोर फोकस शुड बी इन द अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, और चीज़ों को पूछना समझना, वो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लोगे, राइट, सो दैट वो आप रिवाइज कर लो। उसके अलावा एक रिवीजन शेड्यूल भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी विल बी स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इसके बाद 2 महीने बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप भूल ना जाओ, इसलिए रिवीजन सीट्स, क्लास नोट्स और आपकी जो नोट्स खुद बनाओगे सेल्फ नोट्स, उनसे रिवाइज करने का एक शेड्यूल भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करा दिया करूँगा, जिसमें आप उसको देख के कि हाँ यार नाउ आई नीड टू रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब वो मैं ध्यान रखूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़े 1 महीना हो गया है, तो नाउ दिस शुड बी रिवाइज। तो आपको मैसेज जैसे क्लास का मैसेज मिलता है कि टुडे वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक या टुडे इज आवर फिजिक्स क्लास, उसी तरीके से व्हाट्सएप में अलोंग विद नोट्स आपको मैसेज मिल जाया करेगा कि यार ये नोट्स है, दिस शुड बी रिवाइज, तो उसको रिवीजन साथ साथ करना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। क्लास में पार्टिसिपेशन वो ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें हम अलोंग द फ्लो आपको बताता जाऊंगा मैं, राइट। चलो, तो अब 11th का तो हो गया, अब 12th का पहला चैप्टर है। क्या नाम है बच्चों, बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर, बोलो। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड डाइपोल्स, तो वो दूसरे पार्ट में हो जाएगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हमारा सबसे पहला लेक्चर है 12th का। 12th को बहुत सिंसियरली करेंगे, है ना, सिंसियरिटी, क्लास पार्टिसिपेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप पूरे डेडिकेशन से आज से स्टार्ट कर सकते हो, सिंस इट्स अ वेरी न्यू बिगिनिंग, नई क्लास है, नया चैप्टर है। अब बैकलॉग नहीं रखना है, जैसे 11th का बैकलॉग हो गया था, चीज़ें नहीं आई थी समझ, भूल गए थे, उसको कवर कर लेंगे हम बाद में, बट अभी के लिए इसको 12th को साथ साथ लेके चलना है, ताकि इन द एंड ऐसा ना हो कि 12th भी बैकलॉग हो गया और 11th भी, तो फिर आपका फिर सिलेक्शन की तरफ नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलो, तो मेरे बारे में तो आप जानते हो, तो इसका कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि बीटेक एमटेक किया है, एलएनटी में काम किया, ये सब पढ़ा है, 4-5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। क्लास के रूल्स एक बार फिर से सेटल कर लेते हैं बच्चे, कि क्लास के रूल्स क्या हैं हमारे, कि आपका ना मेन जो मुझे चाहिए वो चाहिए क्लास पार्टिसिपेशन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ आई आस्क यू सम क्वेश्चन, है ना, टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यू शुड कम अप विद सम आंसर, या क्लास या डाउट, है ना। अब आपका पास आंसर हो सकता है या डाउट हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लास पार्टिसिपेशन। देखो इस क्लास में एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, सब लोग हैंड रेज करके बोल रहे हैं कि सर हाँ ठीक है आप बता रहे हो, तो ये क्लास पार्टिसिपेशन आई नीड फ्रॉम यू। इससे क्या होगा कि क्लास का फ्लो है ना फास्ट रहेगा, वी विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ टाइमली मैनर, जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो आपका ही फायदा है उसमें, कि यू विल बी एबल टू लर्न मोर क्विकली, है ना, तो ऐसा हो जाएगा कि फायदा ही आपका ही है, जल्दी जल्दी सिलेबस होगा, तो वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन रिवीजन एंड सॉल्विंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इनसाइड द क्लास, ठीक है बच्चों। इसके अलावा सब कर सकते हो, वो तो आपको पता ही है, मैं कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो, अब जब आपको बोला जाए पार्टिसिपेट करना है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, आदित्य तो पार्टिसिपेट करता है, शिखा भी, मिसवा भी करती हैं, आयशा आप भी पार्टिसिपेट किया करो बच्चे, कई बार आस्क यू डाउट तो आप आते ही नहीं हो, है ना। तो बिफोर दैट एक बार सिंसियर बच्चों की तरह अभी चारों के चारों बच्चे एक बार कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, ताकि देखेंगे आप कर पा रहे हो कि नहीं, ऐसा
कि मैं बोल रहा हूँ तो आप करो। क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आइडियली तो हमें कैमरा ऑन करके पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर कैमरा ऑन करके नहीं पढ़ पा रहे, फॉर सम रीजन आपका फोकस नहीं हो रहा, तो उसके अलावा फिर ये होना चाहिए कि हमें क्लास में ना पार्टिसिपेट जरूर करना है। इफ आई आस्क यू समथिंग तो आपको आंसर जरूर करना है उस चीज का। क्या होता है कि अब आप कैमरा ऑफ है, माइक भी ऑफ है, आई एम डेलिबरेटली आस्किंग यू समथिंग और आप आंसर नहीं कर रहे, तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? आपका फोकस खराब होता है, आप डुअल इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको लगता है ठीक है सर को तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं अब कुछ कुछ करे जा रहा हूँ और क्लास ले रहा हूँ, तो दैट उससे सिंसियरिटी खराब होती है और अल्टीमेटली आपका ही लॉस होता है। भाई आप 1.5 घंटा मेरे साथ पढ़ रहे हो, है ना, इवन आफ्टर 1.5 आवर, और फिर आपको उतना इन डेप्थ जो टॉपिक समझ आ सकता था वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सब वो एक बार ऑन करो, शिखा ने किया था, आयशा, आदित्य, मिस बटन ऑन योर कैमरा, Yes, sir. कम अप ऑन द कैमरा। आदित्य, आयशा माँ, हाँ ठीक है। अब देखो, अब एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना, तो आपको ये रहेगा, एक लाइबिलिटी रहेगी कि सर मुझे देख रहे हैं या और लोग भी देख रहे हैं, तो क्या रहता है कि उससे एक सिंसेरिटी आती है कि यार मैं आई एम सिटिंग इन द क्लास, यू टेंड टू सिट एट द राइट प्लेस, अपने टेबल के आसपास बैठोगे, अच्छे से पढ़ोगे जहां आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वो सिंसेरिटी आती है, ठीक है। अब इसमें एक अलाउड है कि कैमरा अगर नहीं ऑन कर सकते, अगर आपको सम टाइम डाउन द लाइन आपको फील हो कि यार कैमरा शुड मैं ऑन करके पढ़ लूंगा, तो ठीक है, अच्छा है। बट अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है कैमरा से, तो उसको ऑफ कर लो। बट व्हेन आई आस्क यू डाउट, तो यू शुड बी अटेंटिव कि हाँ यार सर ने मेरा नाम लिया है, सर इज आस्किंग मी सम क्वेश्चन बाय कॉलिंग माय नेम, तो फिर आपको आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू, आप कैमरा ऑन रखना चाहते हो ऑफ, दैट इज अप टू यू, ठीक है। ओके, महालक्ष्मी ऑल्सो ज्वाइंट, ठीक है। तो बच्चे ये रूल्स हैं हमारे क्लास के। बट व्हेन आई से यू, आई आस्क यू, तो इट इज योर लाइबिलिटी to unmute yourself and ask the answer the question or ask the doubt कि sir I forgot या I misunderstood the concept, right? So that should be followed. तो we are starting with our very first chapter. महालक्ष्मी, आप लेट ज्वाइन मत किया करो बच्चे, you should join the class timely, है ना। अब सुनो, इससे सिंसियरिटी पता चलता है कि आप अपने प्रिपरेशन के प्रति कितना सिंसियर हो, है ना। तो कल टाइमली, मेरा एग्जाम है सर, इसलिए लेट है। किस चीज़ का एग्जाम है कल आपका? क्वार्टरली टेस्ट एग्जाम्स। कोई बात नहीं बच्चे, पढ़ना है ना नीट के लिए, तो फिर भी पढ़ना है, एग्जाम भी हो जाएगा, क्या इशू है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला है महालक्ष्मी, यू शुड, अभी दिस इज अवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, तो यू शुड हैव अ फिजिक्स का सेपरेट नोटबुक 12th का, जहाँ पे मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, तो यू शुड राइट इट डाउन, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब नोट मेकिंग के लिए क्या टर्मिनोलॉजी फॉलो करेंगे? आई विल राइट समथिंग अलोंग, जैसे मैं कुछ निमोनिक्स आपको बता दूंगा दैट आई फॉलो पर्सनली, you can also either use that or modify or improvise it as per your requirement, ठीक है। अब देखो बच्चों, let us start with topic, फिर मैं आपको निमोनिक्स बताता हूँ, राइट। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर 12th क्लास इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में अपना एक आता है लॉ, आता है कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, है ना। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस है। This law is very similar to the law that we studied in 11th. कौन सा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो था, वो क्या करता है? इट एक्सप्लोर द अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, ठीक। ये जो लॉ है, अगर इसको हम एक्सप्लोर करें, रिवाइज करें, तो आपको देखो ऐसा दिखेगा, देयर आर 2 पॉइंट मासेस, let them be m1, first one is m1 and second one is m2, they are point masses. There will be attractive force between these 2 point masses. Yes, point masses always attract each other. हाँ जी, yes, Yes, sir. Yes, sir. point masses always attract each other, क्योंकि मास के बीच में केवल अट्रैक्टिव फोर्स आता है, ओके। तो कूलम सर ने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 पॉइंट masses डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 masses, m1 into m2. Also, this force is inversely proportional to r square, where r is nothing but the center to center distance between the 2 particles, ठीक है। इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दैट इज r। तो कूलम्स जो आपका था ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको इफ आई कंबाइन दीज 2 assumptions together, then I will come up with this formula: F is directly proportional to m1 into m2 upon r square. If I want to remove this constant of proportionality, if I want to remove this proportionality sign, I need to add a constant of proportionality, and that is capital G,
कैपिटल G into m1 m2 upon r square. What is this capital G बच्चा, बताओ, what is this capital G? क्या है ये कैपिटल G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना. तो दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पे जो द थिंग दैट वी नीड टू फोकस मोर इज कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट masses is directly proportional to m1 into m2 and it is inversely proportional to r square, where r is the separation between the center to center of the 2 point masses. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको क्वेश्चंस पूछूंगा. आई विल आस्क क्वेश्चंस दैट वी हैव लर्नड. बताओ ये क्वेश्चन, जस्ट आंसर देम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. Which law governs the attraction between two objects with masses? Just unmute yourself and answer. Which law governs? Option D, universal law of gravitation. Universal law of gravitation, option D. Just we have learned it just now. Universal law of gravitation governs the attraction between two objects with masses या 2 point masses. ठीक है. Second question, which factor affects the gravitational force between two objects? Which factors affect the gravitational force between two objects? Unmute and answer. Which one? C. Option Option C. Why? Because it depends upon mass of the both object m1 m2 Yes, sir. and it depends upon the separation between the two masses. तो option C is the right answer. ठीक है, चलो अब हमने ग्रेविटेशन रिवाइज कर लिया. वाई भी रिवाइज बच्चों? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जो अभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर हम कूलाम्बिक फोर्स की बात करें तो वो क्या आता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर एंड द सेकंड फॉर्मूला जो ग्रेविटेशन का है दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. आर दीज फॉर्मूला सिमिलर? यस, दीज टू फॉर्मूला आर सिमिलर और इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है उसी से हम विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. तो दैट इसलिए हमने ग्रेविटेशन अभी रिवाइज कर लिया. अब मूव करते हैं फॉरवर्ड. आज हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन ऑब्जेक्टिव, है ना. राइट डाउन नहीं, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव. आपको कुछ नहीं लिखना है, नोट्स में ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है. तो इन अवर टुडेज क्लास, बिफोर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम्बिक फोर्स, वी विल get an idea of what is exactly electric charge, properties of electric charge, basic charge unit, है ना. Explain what is quantization of charge, identify the properties of charge, attraction, repulsion and conservation of charge, differentiate between electrical conductors and insulators. ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में करेंगे और जो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे एज पर अवर कोर्स प्लानर, है ना, एज पर अवर सिलेबस ऑफ नीट. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज 4 टॉपिक्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक लॉ इन ए बेटर सेंस, है ना, ताकि वी विल बी एबल टू टारगेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. ठीक है, तो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन फंडामेंटल आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि देयर इज नो लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड ऑन अ डीपर लेवल. ठीक है, तो अब आपको you need to understand each and everything. ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, to make the notes. I ask you ना कि notes बनाना है, तो क्या करना है बच्चों, जैसे मैंने बोला कि this formula need to be written down, तो क्या कर सकते हो, if in the short notes or in the notes that you are making you can write down कि this K means खून में मिला दो इस फॉर्मूला को, highest priority. ठीक है, K मतलब खून में मिला दो कि this is the formula without which we won't be able to attempt even a single question. तो this is the highest priority, most important formula, तो we should mark K along with it. So when we are revising, we know that this is the thing that we need to remember, right? Second thing you can do, if there is some concept, that there is some concept, some definition, some question solving concept, so you can write C along with that, right? So some concept. How this will help, जैसे आदित्य you were asking ना, सर को पूछ रहे थे बायो में how to read NCERT, तो when you feel something important कि this is important, this is very important, this I need to revise again and again, तो in the first go itself, in the first go of revising the chapter or making the notes, जो आप self note बना रहे हो, class notes, या जो आपको revision sheets I will be sharing, तो उन पे आप you can write it down like this कि K, C, तो first go में you will write it down in this way.
तो when you are revising it will hardly take you 5 to 10 minutes to revise the complete chapter, है ना. तो let's make our life very easy in the first go itself. तो revision के time there is less burden, there is less confusion, more clarity and more confidence. आपको if you do it like this तो you will be in more confidence and more clarity. ठीक है. Some formula, if there is some formula, some general formula like some particular case, है ना, electric field at the center of a ring and some type, that type of formula, that is not that much required but it should be remembered if possible. So you can write F there, some formula that needs to be remembered, some formula that needs to be remembered, needs to be memorized or remembered, right? Okay, today was physics exam, in that this chapter was also there. Okay, होगा, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ, तो अभी देखेंगे आपका कैसा रहा, है ना. ओके, the another thing, the fourth thing that you can do, suppose if I share you questions, है ना, I share you homework questions, you out of 10 question you find that 3 questions are important, you found difficulty while solving those questions, and you should come up to those questions while revising the chapter, है ना. So if you want to see those 3 questions, what you can do, you can mark hash marks along the question के साथ hash marks. The more difficult you feel that question, the more number of hashes, right? Out of 10 question, maybe you feel that 4 questions are important, and out of those 4 questions, one is such question that is most important, that you feel you found it really difficult while solving, so mark 3 hashes, right? For 2 question you found it them moderately difficult, mark 2 hashes, and you found one question that it is relatively difficult but I need to reattempt this question, so mark 1 hash along with that. ठीक है. More is the priority of the question, you can do this hash marking, right? So once you do this while in the class, while revising, while solving, when I ask you, when I will be sharing you with the revision schedule, तो आप क्या करोगे, you just go to the questions, go to the notes, and you find all these things already marked. K is marked, C is marked, F is marked, so you can revise the chapter hardly in 20-30 minutes first time, second revision 10 minutes, third revision 5 minutes, and then 5 minutes, one chapter revise in 5 minutes. So this is the best case scenario, है ना. I have tested it myself, है ना, when I was preparing for UPSC, so I tested this trick on myself and I found this really helpful. So this thing can be used to make your life easy in all the subjects, be it physics, be it chemistry, or be it biology. ठीक है बच्चों, तो ठीक है, वी शुड बी डूइंग दैट, क्योंकि अभी नया स्टार्ट हुआ है तो नए चैप्टर नए क्लास के साथ ये सब शुरू करेंगे. अब स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑल दैट. सो व्हाट इज चार्ज? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है बच्चे? इनबिल्ट प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अब मैटर क्या होगा? व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space and have mass. Anything that occupies space and have some mass is called as matter. तो matter के पास intrinsic property mass भी था ना. If something is matter, it has to have mass. So it is intrinsic property, it is fundamental property of matter. Anything which is matter, it has to occupy some space also. So volume is also a fundamental property of matter. Similarly, charge is also a fundamental property of matter. It is the प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की अगर कोई मैटर होगा तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट इट शुड हैव सम चार्ज. ठीक है. ओके, चार्ज का पता कैसे चलेगा? हाउ टू आइडेंटिफाई इफ सम ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट? अ चार्ज बॉडी exert a force on other charged body. So by seeing or experiencing the force of attraction or repulsion between the two objects, you can identify that whether they are charged or not, है ना. A charged body exerts a force on other charged body. So by experiencing some attractive force, you can identify whether the objects are charged or not charged. ठीक है बच्चों. ओके, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस. तो फर्स्ट वी विल गेट टू द टाइप ऑफ चार्ज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर बच्चे? 2 types. Two, sir. There are 2 types of charges. और चार्ज इज ऑलवेज रिटर्न बाय स्मॉल क्यू. स्मॉल क्यू से हमेशा चार्ज को लिखते हैं.
there are two types of charges. The first one is positive charge and the second one is negative charge. ठीक है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस वी विल सी वेदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और वेदर दे विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, चलो आगे बढ़े. चार्ज क्या हो गया? अट्रैक्शन कब होगा? व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर व्हेन द चार्जेस आर अनलाइक इन नेचर. एक पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज. और रिपल्शन कब होगा? व्हेन द चार्जेस आर लाइक इन नेचर. नेगेटिव चार्ज विल रिपेल नेगेटिव चार्ज एंड positive charge will repel positive charge. So attraction will be there only when they are unlike in nature and repulsion will be there when they are like in nature. ठीक है, opposite charges attract one another while similar charges repel one another. Understood बच्चे? Yes sir. Yes, sir. बहुत बेसिक चल रहे हैं, बस इनको याद रखना है हम लोगों को. ओके, now we will understand कि चार्ज होता ही क्यों है. why the charge, why, what is the origin of charge. ठीक है, तो to understand that we will focus on the structure of an atom. So structure of an atom, you understand what is at the center of an atom? Nucleus. Nucleus. Nucleus is there and inside nucleus there are two types of particles. कौन कौन से होते हैं? What are the two types of particles inside a nucleus? Protons and neutrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus. आयशा माँ बच्चा पार्टिसिपेट करो क्लास में, है ना, ऐसे अनम्यूट करके आंसर दो, है ना. What are the two particles inside the nucleus? Neutron and proton. Protons and neutrons. And we know that कि in the orbits and orbitals outside this nucleus there is third particle which revolves around it. क्या बोलते हैं? Electrons. Electrons revolve around the nucleus in the orbits and orbitals, right? So what is the origin of charge? अब हमारे पास three types of particle हो गए. एक protons हो गए जिन पे क्या होता है? Positive charge. Positive charge. एक हो गया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे क्या होता है? Neutral. न्यूट्रल. देयर इज नो चार्ज. और थर्ड वन हो गया क्या? Negative charge. इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे हो गया नेगेटिव चार्ज. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट देम इन 9th क्लास, है ना. 9th में हम पढ़ चुके हैं कि चार्जेस. 10th में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. अब सपोज करो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन दिस एटम. देख लो कैलकुलेट करके. देयर आर 3 प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स. तो नेट चार्ज, अगर टोटल चार्ज ऑन दिस एटम की बात करें, कितना है? 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव. तो टोटल कितना आ गया? 0. भाई 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव मींस 0. If I remove one electron from this atom, what will happen? This electron will be removed by some method. तो क्या होगा? This electron will carry a negative charge by itself, है ना. And what will happen to the total charge on the atom बच्चे? +1. +1 हो जाएगा. The total charge on the atom will be +1. तो यहाँ से मुझे क्या समझ आता है कि presence of an extra electrons means 1 negative charge and absence of 1 electron means 1 positive charge. तो इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस एंड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस डिसाइड्स चार्ज इन एन एटम. ठीक है, तो अब हमें चार्ज का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है बच्चे? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस प्रेजेंस मींस 1 नेगेटिव चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 पॉजिटिव चार्ज. तो इसलिए बोलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. व्हाई? बिकॉज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? 1 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ओके. अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन नॉट डिवाइड, है ना. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे नेगेटिवली चार्ज, वी विल
नॉट डिवाइड दिस इलेक्ट्रॉन फर्दर, है ना, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ेंगे नहीं, वी विल नॉट डिवाइड दिस इलेक्ट्रॉन इन टू पार्ट्स और मे बी प्रोपोर्शंस, है ना. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज called as quantization of charge. कि charge is quantized. Why? Because it will be in the integral multiple of number of electrons only. Because why? Because we are saying कि we will not have a fractional value of electron, है ना. So we can't say that 0.5 charge on electron. This is not a possible. This is not a practical charge in nature. Why? Because we want that electron should stay intact. Electron को further divide नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. लिख लो, जहां लिख रहे हो वहां लिखो, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ठीक है. इसको सर्कल करो ऐसे, और सर्कल के साथ में ऐसे लिखो नीचे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और इसी को साथ में लिख दो, Q इज इक्वल टू N इंटू ई. N इज इंटीजर, Q इज टोटल चार्ज एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. तो टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ऐसे लिख लो. ठीक है. फिर इसके बाद आप ये एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखनी कि आपने बोल दिया कि सर चार्ज इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और absence of electron, but there is another unit. Fundamental unit तो हो गया charge on electron. There is an SI unit of charge. क्या बोलते हैं उसको? Coulomb. SI unit of charge is, आयशा बताओ क्या है? SI unit of charge is coulombs. आयशा माँ, Yes, sir. what is the SI unit of charge? Coulomb. coulombs. coulombs is the SI unit of charge. इसका सिंबल जो होता है कैपिटल C है. ठीक है. अब how to define this charge on one electron in terms of coulombs? We'll write E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So remember this thing, write it somewhere and write K along with it. This thing needs to be remembered. Without this value, you won't be able to attempt the problems related to electrostatics. So write this value E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. और उसके साथ में K लिख दो कि ये दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड एंड रिमेंबर्ड एंड रिमेंबर्ड ओनली. ठीक है. तो 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So now we have defined कि charge on one electron in terms of SI unit is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ठीक है. Similarly charge on one proton बोलो या charge due to absence of one electron, वो कितना होगा? Plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. And charge due to presence of one extra electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, but with negative sign. So minus 1.6. ठीक है. तो charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs with negative sign, and charge due to absence of one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. समझ गए? If you have understood, give me a thumbs up. मिसबा, आदित्य, मंजुला, शिखा एंड आयशा, सबको समझ आया. ठीक है. वेरी बेसिक टॉपिक. न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन इज जीरो चार्ज. सो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन ओनली ब्रिंग्स मास विद इट. नो चार्ज, ओनली मास. देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. ठीक है. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन. वी नीड टू रिमेंबर दैट कि न्यूट्रॉन ओनली कैरी मास विद इट, does not carry any charge. So transfer of neutrons can only transfer mass but no charge. But transfer of proton and electron carries mass as well as charge along with it. Yes बच्चे. चलो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी. क्या होता है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कौन बताएगा? Electron can't be further divided. इलेक्ट्रॉन कांट बी फर्दर डिवाइडेड. आयशा, आदित्य ने सही बताया बच्चे? आयशा माँ Yes, sir. सही बताया ना. तो इसमें क्या लिखो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख दो टॉपिक, और ऐसे इलेक्ट्रॉन बना के और उसको ऐसे कर दो कि ये नॉट अलाउड. फर्दर डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड. सो द फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन.
charge of one electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, is the smallest charge that can exist independently. ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, हमें समझ आता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, अब अंडर like based upon the quantization of charge, can we say that these are fundamentally possible charges by due to electrons? If there are some excess electrons, can we say that either it can be due to one electron, or it can be due to 2, or it can be due to 3 electrons, है ना, or otherwise. ठीक है, charge due to the presence of excess protons. Excess protons also means लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. एटम को याद करो, एटम के मॉडल में इफ इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटम दैट मींस एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन द एटम, है ना. इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्कार्सिटी और इलेक्ट्रॉन्स आर इन डेफिशिट, है ना. तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटॉन्स, चार्ज कैन ओनली बी +1p, 2p, 3p, है ना. तो +p एंड -p तो ये सेम ही चीज है. +p क्या होता है, this is positive 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, and this is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, right. Ab looking at the thing, this is quantization that q can only be integral multiple of charge on an electron. Can these be the possible values of charges? 1/2 electron, 7/4, huh? No, sir. इनमें से which one of these is a practical value? Is there any value which is practically possible? No, sir. No, sir. Aishama, No, sir. शिखा, शिखा पढ़ रहे हैं अपने पेपर के लिए. ठीक है, तो 1.2, why it is not possible? आदित्य बताओ, why this 1.2 electron is not Sir, possible? quantization of charge, Quant- sir. We can't. Divide it further. Mahalakshmi, Yes, in the same way, is it possible? No. No. So these are fractional values, and fractional values are not allowed. So only integral values are allowed. So these are the only possible charges. ठीक है, समझ आता है. अब क्वेश्चन करेंगे ये वाला. ठीक है, दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड आंसर दैट इन पोल, है ना. पोल में आंसर करेंगे कि 1 mc का मतलब क्या है बच्चे. व्हाट इज दिस 1 mc, आदित्य? Sir, I don't know. मिली कूलम्स. Millicoulomb. अरे मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर मतलब 10 to the power minus 3 coulombs. 8 into 10 to the power minus 3 coulombs is 1 millicoulomb, right? So the charge is 1 millicoulomb. अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर इट इन पोल्स. तो आई एम क्रिएटिंग अ पोल फॉर यू. सीरियसली अटेम्प्ट करना. फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. Have you understood the question, बच्चे? If a body has acquired a charge of 8 millicoulombs after it was struck by some lightning event, है ना, उस पर बिजली गिर गई है, lightning हो, thunder lightning हो गया. What is the difference between the number of protons and electrons on the body? If the number of protons and number of electrons are equal, what is the net charge on a body? If number of protons and number of electrons on an object are equal, so what is total charge on that object? 0.
Zero. Right. So initially the charge was 0, but after this lightning has struck the object, the charge on it is plus positive 8 millicoulombs. So there will be some absence of electrons in the object, है ना? Electrons have left this object. So as Yes, a sir. result, the total charge required by the object is positive, and that is 8 into 10 to the power minus 3 coulombs. Right. So based upon that thing, give me the value of number of difference between the number of protons and electrons. So how many electrons have left the object, you need to find out. Initially they were equal, then some electrons left the object, so that will be the difference in the number of proton and electron. ऑप्शन ए किसका आया है? ऑप्शन ए. मेरा सर. ओके. अच्छा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, कैन दे बी पॉसिबल वैल्यूज? Option A is a fractional value or an integral value? Just let me know. 5 into 10 to the power minus 16. Is it a fraction or an integer? Aditya. This is equal to 5 divided by 10 to the power 16. Yes, sir. It will be like 0.000015 times and then 5. Is it a fractional value or integer value? Fraction. Fraction. So can the number of electron and proton be this? No, No. sir. No. So option A and option C are violating the principle of quantization. Yes? Yes, sir. So option A and C can't be the possible options. हाँ शिखा बताओ. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी किसका आया है? ऑप्शन डी शिखा का आया है. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आउट ऑफ बी एंड डी वी नीड टू फाइंड आउट कि विच वन इज द राइट आंसर. ठीक है. मिसबा आपका कौन सा आया बच्चे? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी गलत आ गया. देखो क्या करना है हमें. मैंने आपको बोला कि चार्ज कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस. इज क्वांटाइजेशन. यस बच्चे. इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज uncharged, so that means protons and neutrons are equal in number. So this q value is given in the question as 8 into 10 to the power minus 3 coulombs, which should be equal to number of proton minus number of electron. Why? Because number of proton are in excess. How do we know that? Net charge is positive. Net charge is positive. That's why we know that the number of proton is more than number of electron. So this is the Np minus Ne. We need to find out the value of Np minus Ne. What is the difference between the number of protons and electrons? And this should be multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the charge on E. So we have placed the value here. What is Np minus Ne according to this? Np, number of proton minus number of electron. This is we need to find out. This is equal to 8 into 10 to the power minus 3 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. We should calculate this thing. 16 1 ja and 5. है ना. 1.6 into 5 is 8. 16 5 ja 80. है ना. And then it will come up with 5 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 9 plus 19. Minus 19 goes into denominator, becomes plus 19. So it will, the value will be equal to 5 into 10 to the power 16 number, है ना. This many number of electrons are in excess. So number of protons minus number of electrons is equal to 5 into 10 to the power minus 16. So number of protons are more here. Why? Np is more. By what number? 5 into 10 to the power 16.
तो number of protons are 5 into 10 to the power 16 more than the number of electrons in the object after the lightning event. Yes? Yes, sir. समझ आ गया? अब आया? Yes, sir. Yes, sir. मिस बा आयशा माँ? हाँ Sir. ठीक है. ओके, बेस्ड अपॉन द सेम कंसेप्ट एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट वन. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दूसरे वाला, इसको और अटेम्प्ट करना है अपने को. ठीक है, करो. Which method of charging can lead to a charge of plus 2.4 into 10 to the power minus 16 coulombs? Which method? Did we study methods of charging? No. No, sir. But can you solve this question? Just try and attempt. Give me the answer in polls. है ना? Aditya, have you answered, बच्चे? Shikha? Sir, now I have answered. Option C is the right answer. Yes? Yes, sir. I have gave option C. Shikha? Yes, sir. Which one is the right answer? Sir, option C. D किसने आंसर किया है? None of these. Who answered option D? बताओ. शिखा आपने डी किया या मिश्वा, किसने किया? Sir. ऑप्शन डी. ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. वाई? देखो, व्हाट इज द वैल्यू Charge गिवन? is integral or Charge is multiple. integral multiple of charge on an electron. So can this charge exist? 2.4 into 10 to the power minus 19. We need to No, look sir. that. भाई, absence of one electron means, अगर if one electron का absence means charge is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? Excess of two electrons means charge is 16 to the 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. Can there be any charge in between them? Is there any charge No, in sir. between? No charge. It is integral multiple. Either it can be plus 1.6 or plus 3.2. और if 3 electrons are absent तो कितना होगा? 4.8 into 10 to the power minus 19. So this charge is not practically possible, बच्चे. Why? Because for this charge to exist, we need to have 1.5 electrons absent from the np minus ne, number of proton and number of electron, इनका difference जो है that should be 1.5. Is this a fraction or a integer? Integer या fraction? This is a fractional value. यानी कि 1.5 electrons needs to exit the atom, है ना? तो 1.5 electron means one complete electron and one half electron. So is the division of electron possible? No. So this charge is not practically possible. That's why none of the methods can be used to produce a charge of plus 2.4 into 10 to the power minus 19 coulomb. So option D is the right answer. Yes, बच्चे? Yes, sir. Aditya, Aisha Ma, Yes, sir. Understood, sir. understood ना? Yes. Yes, sir. ठीक है. अब now we will understand the conservation of charge. पढ़ो क्या होता है? Charge can neither be created nor be destroyed, but it can only be transferred from one object to another. कब? In an isolated system. So in an isolated system, net charge is conserved. ठीक है? But it can be transferred from one object to another. What is the perfect example of an isolated system? What is the perfect example of an isolated system? Yeah, what is the only example of a perfectly isolated system? बताओ. थर्मोडायनेमिक्स को याद करो.
universe is the only example, लिख लो इस बात को, example of a perfectly isolated system. So conservation of charge means कि inside the universe the net charge is conserved. No new charge can be created, no old charge can be destroyed, but the only thing that can happen is it can be transferred from one object to another object, right? So inside the universe net charge is conserved. Why? Because isolated system के अंदर net charge conserved रहता है. तो inside the universe the net charge is conserved. तो practical example of a perfectly isolated system is universe. Otherwise if I hypothetically mention कि क्वेश्चन ही बोल दे कि this is a universe या this is an isolated system in which two objects are present, on one 3 protons and 3 electrons are there, on another 3 protons and 3 electrons are there. So what is the total charge inside this universe? Yeah, what is the total charge inside this isolated system? 0. Net charge is 0. Number of positive charges कितना है? Number of positive charges within this isolated system कितना है बच्चों? 6. 3 on the object 1, 3 on the object 2. What is the number of negative charges in this system? 6 minus 6 है ना. तो ये आपको समझ आता है. This is called as conservation. So we understood what is charge, how to experience charge due to the presence of attractive or repulsive forces. Type of charge is positive charge and negative charge. Origin of charge, absence of electron is positive charge, presence of excess electron is negative charge. Quantization of charge, that electron cannot be further divided. Charge on any object is only integral multiple of charge, fundamental charge है ना. Fundamental charge क्या था? Charge on one electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. SI unit of charge is coulombs. ठीक है. Conservation of charge का principle क्या बोलता है? Charge can neither be created nor destroyed, but it can only be transferred from one object to another. Right? तो इतना सबको समझ आया? The one who understood give me a thumbs up. सबको समझ आ गया. ठीक है. चलो अब इन सब कंसेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिमुलेशन. ठीक है. आप लोग हेल्प आउट करना. आई विल बी आस्किंग यू क्विक क्वेश्चंस. आप अनम्यूट करके रखो. जस्ट आंसर इट देन इन देयर इटसेल्फ. ठीक है बच्चों. अभी मूव करते हैं सिमुलेशन पे. ठीक है. लेट इट बी अ यूनिवर्स है ना. दिस इज अ universe नहीं, this is a isolated system in which there are only 3 objects. The first one is this jacket, the second one is the balloon, and the third one is the wall. Right side में एक wall है. ठीक है. These are the only 3 things in this isolated system. अब conservation of charge क्या बोलता है? Net charge inside a isolated system is conserved है ना. तो अब बताओ मुझे, इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं. What is the net charge on the balloon? 0. 0. Why, Misbah, why the balloon पे charge 0 है? Misbah, why the charge on the balloon is 0? Because there are 4 positive charges and 4 negative charges. So 4 Negative plus का charge. 4 and minus का 4 becomes 0. What is the 0. net charge on the jacket? Shikha, what is the net charge on this jacket? 0. 0. Because it seems that all the positive and negative charges are associated together. So net charge is 0. Aisha Ma, what is the net charge on the wall बच्चे? 0. 0. ठीक है. So अगर बात करें total charge in this isolated system is 0 because there are only 3 objects and every object has equal number of positive and negative charges, right? Okay. अब there is a conservation of charge says that charge is conserved but it can be transferred from one object to another. So let's try. We will use friction है ना. Friction to transfer one charge from one object to another. ठीक है. This is how the charge were discovered in ancient Rome. क्या हुआ था? There was a ember and a silk cloth. Ember and silk cloth. Ember is some type of stone and silk cloth is silk. So they were rubbed together and ultimately they realized that now the objects are attracting each other. So the attractive force showed that there is something that we need to discover and later it was named as charge. ठीक है. Then
positive and negative nature of the charge was discovered, and then later it was realized that it is due to the presence and absence of electrons. ठीक है. Now we will use this rubbing method to transfer charge from this jacket to the balloon. ठीक है. So I will rub this balloon to the jacket. I am moving this balloon. Now I am rubbing this balloon to the jacket. What is happening? The electrons are being transferred from the jacket to the balloon. Negative charge was on electrons, so the electrons are being transferred from the jacket to the balloon. Yes or no, bache? Yes, sir. Now, Misbah, tell me, what is the net charge on this balloon? Negative or positive? Positive. What is the nature of total charge on this balloon? Negative. Negative, bache. Number of negative charges is more and number of positive is less. Aishama, what is the net charge on this jacket? What is the total charge on the jacket? Negative or positive? Positive. आयशा बताओ. आयशा माँ गए, क्लास छोड़ गए. तो नेट Positive. चार्ज इज पॉजिटिव है ना. ओके. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. बताओ. Attract. Attract. So if when I leave this balloon, now I am holding this balloon. If I leave this balloon, what will happen? Should it be attracted to the jacket or repelled? Attract. Attracted. I am leaving this balloon. See, this positive and negative charges. Net charge on the jacket is positive and net charge on the balloon is negative. So they are, since they are unlike in nature, so they are being attracted towards each other. Yes, बच्चे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. Okay. If I move this balloon towards the wall, देखो what happens? This negative charge on the balloon is repelling the negative charge on the wall. देखो, these negative charge on the wall are being repelled by the balloon. Yes? Yes, sir. ठीक. So these are the things that we understood. Charge transfer, conservation of charge. Now coming back to our class notes. ठीक है. अब कंसेप्ट चेक है ना. क्विक क्वेश्चन यू शुड अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर देम. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. Which subatomic particle, unmute yourself and answer, which subatomic particle carry electric charge? Electron and protons. B. Protons and electrons. Electrons and protons. Does neutrons also carry a charge? No, sir. It No. doesn't carry it. So option A, C and D न्यूट्रॉन्स आ रहा है तो हटा दो. इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज. राइट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? Coulomb. B. Option B. Coulomb. या यू शुड, देखो आदित्य की तरफ फटाफट, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू आंसर. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखते कौन आंसर करता है. व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज? देखो पढ़ो. 1 electron. What is the elementary charge representing the smallest possible electric charge carried by a particle? कौन सा होगा? 1 One? electron. 1 electron. 1 electron. Charge on 1 electron is the fundamental charge या elementary charge. और कितनी वैल्यू होती है इसकी? Minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Right? So this is called as 1 electron charge. ठीक है. आगे मूव करते हैं. According to the law of conservation of charge, what happens to the total electric charge in an isolated system? It remains constant. It remains constant or it becomes zero? Which is It the becomes right? 0, sir. It becomes. गलत कर दिया. चार्ज का क्या बात है? चार्ज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है? चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये याद रखो है ना. इट रिमेन्स कांस्टेंट. तो इनिशियली यू वर राइट बट आई कंफ्यूज्ड यू आदित्य. ठीक है. तो इट बिकम Yes, sir. जीरो नहीं होगा. किसी यूनिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकता है टोटल चार्ज, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट. नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, नो ओल्ड चार्ज इज डिस्ट्रॉयड. दैट मींस टोटल चार्ज इनसाइड द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक. लास्ट क्वेश्चन. If an object has a charge of -3 elementary charges, how many excess electrons does it possess? 3. 3. देखो, presence of 1 excess electron means -1 elementary charge. Presence of 2 excess electrons means 2 elementary charges, है ना. तो यहाँ से 3 है तो 3. तो क्या है? -3 E is the charge on the object. तो 3 electrons are in excess. ठीक है. अब चार्ज एंड मैटर की बात करते हैं. चार्ज और मैटर. तो देखो इनका कंपैरिजन अगर करें तो मुझे बताओ व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन चार्ज एंड मैटर.
both are intrinsic property of matter. If there is something, if matter is present, that means it should have some mass, it may have some charge also. So these are inbuilt या fundamental properties of matter. So this is the similarity. अब matter होगा तो if the mass is present बच्चे, if the mass is present, that doesn't say कि charge will be there or not. The net charge can be zero also. Mass is there, but the net number of protons and number of electrons are equal in that. So net charge is zero. But if some charge is present, that necessitates, that also means that some mass will be there. Without mass, charge cannot exist. Why? Because at least it will be an electron on, है ना, minimum possibilities there will be an electron. So electron has charge and electron also have mass. Similarly, proton can, an isolated proton can be the bare minimum possibility कि इससे कम तो कुछ होगा नहीं. तो if there is a proton तो चार्ज होगा तो मास होगा ही होगा. चार्ज है तो मास होगा ही होगा, राइट? Yes, sir. बट अगर मास है तो क्या अनबैलेंस चार्ज होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो प्रेजेंस ऑफ मास डज नॉट नेसेसिटेट द presence of charge, but if some charge is there, so there will be some associated mass that is carrying that charge, right? समझ आया? आगे बढ़े. Both exerts attractive या repulsive forces, है ना? Mass attracts attractive forces always, and जो charge है वो attractive या repulsive forces exert कर सकते हैं. तो they will be identified by the presence of forces between the two पॉइंट मासेस और पॉइंट चार्जेस. तो ये भी इनके बीच में सिमिलैरिटी है, ठीक है. बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? चलो, चार्ज जो आपका है वो दो तरीके का होगा. अब डिसिमिलरिटीज की बात करते हैं. डिसिमिलरिटी, चार्ज इज ऑफ टू टाइप. कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. और मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. नेगेटिव मास जैसी कोई चीज होती नहीं है. अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं या रिपल्सिव हो सकते हैं. द चार्जेस आर अनलाइक इन नेचर अट्रैक्टिव, दे आर लाइक रिपल्सिव, ठीक है. अगर मास की बात करें तो मास क्या होगा? मास ऑलवेज अट्रैक्ट्स अदर मास, है ना. देयर विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स. दिस इज डिसिमिलैरिटी. एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू सी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा because law of conservation of charge. But mass can be interconvertible between mass and energy. एक इक्वेशन है ना, E equals to mc square. तो यहाँ पे interconversion of energy and mass is given है ना. सर आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दी थी. तो mass and energy are interconvertible, but charge will always be conserved, right? Okay. Charge cannot exist without mass, ये बता चुका. Mass can exist with zero net charge, है ना. तो अगर net charge zero है तो mass जीरो नहीं होगा, है ना. और अगर मास जीरो है तो चार्ज होगा ही नहीं. तो मास नहीं है तो देयर इज नो थिंग टू कैरी दैट चार्ज, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये आया समझ. अब आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये पढ़ के क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में आप बताओ, हैव यू हर्ड ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? Yes, sir. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल योर नेम, आप मुझे दो दो एग्जांपल बताना. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. आदित्य. Copper, metal. कॉपर, उसके अलावा मेटल तो बहुत ब्रॉड हो गया, और बताओ. कॉपर एंड Copper and silver. सिल्वर, ठीक है. शिखा. गोल्ड, गोल्ड, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. मिसबा. मिसबा, गिव मी टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. Aishama, you give me two examples of electrical conductors. देखो अभी बोला था ना आज ही क्लास में कि यू शुड रिस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास. सो यू विल, इससे क्या होगा ना, यू विल लैक. आप धीरे धीरे चीजें पीछे छूट जाएंगी. नहीं आता तो अनम्यूट करो, बोलो सर आई डोंट रिमेम्बर. तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू आर पुटिंग अप अ सिंसियर एफर्ट, है ना. तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. ठीक है, मिसबा आंसर्ड कॉपर, राइट, गुड. आयशमा आप भी बताओ, गिव मी एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. आयशमा इज नॉट इन द क्लास, है ना, ऐसा है क्या? हाँ,
what are the two examples of electrical conductors? चलो छोड़ो. हाँ, electrical insulators. Aditya, two examples. Rubber and wood. Rubber and wood. Shikha, Sir, plastic also. Plastic. plastic Paper. also. Plastic, paper. Yes. Shikha, two examples. So wood, Wood, paper, Rub- rubber, plastics. है ना? मिशबा. चलो छोड़ो. हाँ, तो देर आर, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ. ठीक है. Wire is covered with some PVC coating, polyvinyl chloride. So it is something between, it is a type of plastic only, है ना? So this is the coating that you see everywhere on a wire. Why? Because you don't want to shock yourself, है ना? आप you want to protect yourself from electrical shock, है ना? तो ऐसे you will find the multiple things that are electrical conductors, and कोई बात नहीं. So there are multiple things called as electrical conductors, and there are multiple things which are electrical insulators also. ठीक है. तो यहाँ पर आपको, हाँ, तो there are multiple examples. Electrical conductors are which allow the free flow of electrons through them, and electrical insulators are something that disallow, they don't allow the free flow of electrons through them. So multiple examples are there. We use them based upon our requirement. तो आप आसपास देखोगे तो आपको दिख जाएंगी सारी चीजें. ठीक है. अब जो हमने आज पढ़ा, बताओ अब मुझे क्या क्या पढ़ लिया हमने. एक एक चीजें बताओ. आदित्य. सर हमने आज पढ़ा फर्स्ट लाइक वो इम्पोर्टेंट वाला फॉर्मूला सर, F is equals to G into M1 into M2 divided by R square. हाँ, ठीक है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और Yes sir, quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. SI unit of charge column. मिसबा बोले टाइप ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ Charge. चार्ज. Fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज. Conservation of charge. कंजर्वेशन, है ना? फंडामेंटल. शिखा आप बताओ. Example of conservation. फंडामेंटल conductors, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. उसके अलावा आयशमा तो है ही नहीं क्लास में लग रहा है. Mass and matter sir. मास एंड मैटर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड मैटर. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्ट किया क्लास तो बोला था कि वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट विच विल बी रिक्वायर्ड टू स्टडी विच लॉ, कूलम्स लॉ, है ना? तो कूलम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, R इज द सेपरेशन, Q1 Q2 तो आपको पता है चार्ज है, और K क्या है ये हम कल जानेंगे. K हम जानेंगे व्हाट इज K, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है. अब बिफोर गोइंग फर्दर, कूलम्स लॉ क्या करता है? हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. बट कूलम्स लॉ विल quantifies कि what magnitude of force is there. Attractive and repulsive forces are there due to the presence of charges, but what is the magnitude? How to quantify that? How to calculate that? That is what Coulomb's law talks about. It will give you the value of force when some charges are present at a separation of R from them, from each other in some medium with K value, है ना? So then it will give you what will be the magnitude of force between them. So this is Coulomb's law. We will understand with the help of simulation. ये कल दिखाऊंगा आपको next class में. In the next class we will start with Coulomb's law, deeply understand it. Then we will define Coulomb's law in vector form. What is the difference? Limitation of Coulomb's law, permittivity of free space and relative permittivity. We will understand all these concepts in our next lecture. Before that, when I will be sharing you this notes, there is a mind map attached on the last slide of this notes. So we will tick mark every topic from this mind map as and when we will be completing. So आपको एक better understanding रहेगा. So we started with electrostatics. We covered the properties of charge. Yes. So yes sir. In the electrostatic there are 5 ways na. Either we can go this way, understand this way. So we have understood one of them. We will in the next class we will understand Coulomb's law. ठीक है. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे, देन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ये बाद में पढ़ेंगे. तो दिस इज द वे यू शुड यूज टू
रिमेंबर द कंसेप्ट एंड मेक अ माइंड मैप ऑफ द कंसेप्ट इन योर mind also. ठीक है, तो I have placed this thing, just have a quick look on this mind map also, it will help you understand the topics better. ठीक है बच्चे, so with this we conclude our today's class, है ना. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये सब बातें करेंगे बाद में. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बीटा क्या होता है, डीके क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे आपको. ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसी के बेसिस पे हम करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केवल इनका ही जरूरत है ना, वो मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे बच्चे. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप यू कैन स्टे बैक, अदरवाइज इफ यू हैव एनी सजेशंस